कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह दिए हुए सिस्टम में, जो भी सिस्टम दी है हमें, तो उसमें किस केसेस में कौन सी कंडीशन में मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम का मतलब पहले समझेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। आइए सब लोग ध्यान दीजिए। तो आपने पहले भी पढ़ा है और 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी बच्चे पढ़ते हैं इस बात को, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, सबको याद हो रहता है बिना पूछे, क्यों भाई, है ना। क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? Every action has an equal and opposite reaction which act simultaneously. शाबाश। सो एक्शन जहां पर होती है वहां पर रिएक्शन होनी चाहिए। जी हाँ। तो ये जो है इसको हम कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। उसी तरह से न्यूटन का पहला भी लॉ है, दूसरा भी लॉ है ना। और उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है मोमेंटम। तो ध्यान दीजिए, मोमेंटम को हम दिखाते हैं P इस सिंबल से, मोमेंटम को हम दिखाते हैं P इस सिंबल से, और ये डिफाइन होता है, मोमेंटम का डेफिनेशन होता है मास उस बॉडी का इनटू उसका वेलोसिटी। उस बॉडी का मास इनटू उसका वेलोसिटी से अगर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा P इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। इसको कहा जाता है मोमेंटम। और ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना होगा। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका दिशा किधर होना चाहिए? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका दिशा किधर होगा? तो इसका दिशा होगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो इधर लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर होगा उधर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसका डेफिनेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? तो आपके पेन और आपकी नोटबुक बहुत फास्ट तेज चलनी चाहिए, ठीक है। जब वो तेज चलेगी तब स्पीड आएगी। तो चलिए, तो मोमेंटम समझ लिया हमने, इसका यूनिट क्या होना चाहिए मोमेंटम का? कोई बता सकता है यूनिट ऑफ मोमेंटम? केजी मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट क्या होता है? मास किस में मेजर करते हैं? केजी में। तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी। और बेटे वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो गया। क्लियर? तो बहुत आसान है। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, और हमने इसको लिखा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका दिशा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। करेक्ट? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
और इसको अच्छे से समझेंगे कि भाई ये मोमेंटम न्यूटन के लॉ में कहाँ यूज होता है। तो न्यूटन के लॉ में न्यूटन का दूसरा लॉ है। आपको याद होगा कि हमने न्यूटन्स के लॉज आपने पहले भी पढ़े होंगे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, अभी भी 11, 12 में भी हम इनको पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज में सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो किसी को याद है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, बताइए। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. तो बिल्कुल सही है बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है किसी बॉडी के ऊपर, जो फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू dp बाय dt। कैसे लिखते हैं इसको हम, F इज इक्वल्स टू dp बाय dt। तो वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। तो dp का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अपॉन dt, dt का मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में भी लिखा था। काइनेमेटिक्स में क्या लिखा हमने, वेलोसिटी को लिखा था, याद है, वेलोसिटी dx बाय dt। उसी तरह से एक्सेलरेशन को लिखा था हमने dv बाय dt, याद है ना। तो उसी तरह यहाँ पर लिखा F इज इक्वल टू dp बाय dt। फोर्स का मतलब हुआ dp बाय dt। सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला किसने दिया, दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला बना, राइट। अब प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बना F इज इक्वल टू dp बाई dt, तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं, अगर मैं लिखूं इस तरह से, इफ द बॉडी experiences zero force, अगर बॉडी के ऊपर जीरो फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका मतलब F इज इक्वल टू 0। बॉडी के ऊपर फोर्स कितना, 0 अगर है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर 0 फोर्स है, तो हम कह सकते हैं बेटे कि अपने फॉर्मूले के अनुसार F इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू dp बाय dt। क्यों भाई, F इज इक्वल टू 0 इक्वल टू dp बाई dt। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये dt जाके इधर 0 बनेगा, शहीद हो जाएगा dt इधर जाकर। तो इसका मतलब dp किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर। अब ये dp क्या होता है, अपना व्हाट्सएप वाला dp होता है क्या, नहीं सर, क्या है वो, चेंज इन मोमेंटम। Change in momentum. मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 0 है। इसका मतलब क्या हुआ जी, चेंज 0 है, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम 0, इसका मतलब मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम डज नॉट चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब मोमेंटम इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। चेंज 0 हो गया, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, बदला नहीं। और मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये फाइनल मोमेंटम, देखो pf मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस pi मतलब इनिशियल मोमेंटम, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। चेंज इन मोमेंटम मतलब dp, चेंज कितना चेंज हुआ,
फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब चेंज होता है। तो ये चेंज कितना हुआ, 0। इसका मतलब इस आई को अगर उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम हुआ। इसका मतलब मोमेंटम बदला नहीं, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसी को कहा जाता है कि भाई जब आपका फोर्स 0 होगा, जब आपका फोर्स 0 होगा तब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम बदलेगा नहीं। सो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आइए ध्यान दीजिए। व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स, when the net external force acting on the body, acting on the body और सिस्टम कहेंगे हम, पूरा सिस्टम is 0, then the total momentum, then the total momentum of the system remains conserved। ठीक है, total momentum of the system remains constant। तो क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पढ़ सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स 0 हो जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम 0, और चेंज इन मोमेंटम 0 का मतलब मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम कंजर्व हो गया, कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हुआ। लिख लो फटाफट, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पूछ रहा है बच्चा, व्हाट इज द एप्लीकेशन फॉर ओनली एफ इज इक्वल टू 0? इफ इट इज नॉट 0 देन हाउ मोमेंटम कांस्टेंट इन दिस केस? पहले इसको तो पढ़, जब फोर्स 0 होगा तब मोमेंटम कंजर्व होगा, फोर्स 0 नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। पहले डेफिनेशन लिख ले, इसका एग्जांपल जब पढ़ेगा तब समझेगा कि ये क्या है। अब ये पूछने जैसा हो गया कि भाई अगर पढ़ेगा लिखेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, है ना? तो इसका मतलब यही तो होता है ना, पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो बड़ा आदमी बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है ना, है ना? फटाफट लिख दो। पाई किधर दिख रहा है तेरे को?
पाई किधर है रे? अच्छा वो इनिशियल मोमेंटम है, लिख दो इधर। पी एफ पी आई, फाइनल, एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम। सिंपल, ठीक है, एकदम आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ऐसे दिखाया कि यहाँ पर एक बॉडी है, कंसिडर दिस पर्टिकुलर बॉडी, एक बॉडी कंसिडर करिए जिसका मास है m, और ये m बॉडी आगे जा रहा है विथ वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट। v कैसा है? कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मोमेंटम होगा तो वो है मास इनटू वेलोसिटी, मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो इसलिए मोमेंटम आपका हुआ कांस्टेंट, है ना। तो आपका मोमेंटम हो गया कांस्टेंट, आसान सी बात है, ठीक है। अब अगर दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरे एग्जांपल में प्यारे बच्चों अगर एक बॉल है, ठीक है, और ये दूसरा बॉल है और ये दोनों जमीन पर रखे हुए हैं, एक बॉल जाके टकराया इस बॉल से, ठीक है, ये जो बॉल है ये बॉल जाके टकराया इस बॉल से, और इस बॉल से टकराने के बाद वो दोनों के दोनों बॉल्स एक साथ आगे जाने लगे, ठीक है। तो टकराने के बाद क्या हुआ कि दोनों के दोनों बॉल्स एक साथ आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी है v1 और इसका वेलोसिटी है v2 आगे की तरफ, ऐसा मान लेते हैं। अब पहले ये रेस्ट में था और ये मोशन में था, अब दोनों के दोनों मोशन में आ गए, एक दूसरे से टकराए। तो ये है पहला बॉडी, ये है दूसरा बॉडी, सेकंड बॉडी, ये पहला ये दूसरा। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे बेटे, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो इनके कोलिजन के कारण, इन दोनों के कोलिजन के कारण इन दोनों का वेलोसिटी बदल गया, ठीक है, इन दोनों का वेलोसिटी बदल गया। लेकिन अगर इफ वी कंसिडर ball 1 plus ball 2 as a system, अगर हम बॉल 1 और बॉल 2 दोनों को अगर एक सिस्टम है ऐसा अगर मान लेते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों बॉल के ऊपर बाहर से किसी ने फोर्स अप्लाई किया क्या? नहीं किया, नहीं। है ना। बोथ द बॉल्स एक्सपीरियंस नो एक्सटर्नल फोर्स, इसको एफ एक्सटर्नल ऐसे लिखा जाता है, बाहर से किसी ने इनको फोर्स अप्लाई नहीं किया, जीरो फोर्स दिया, इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब
इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं पी आई मस्ट बी इक्वल्स टू पी एफ फाइनल। ठीक है, तो आई मतलब कब? मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्या लिखूंगा मैं? मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ध्यान दो सब लोग, फिर से बता रहा हूं। ये एक बॉल था, ये आगे जा रहा था, और ये बॉल बैठा हुआ था, गप्पे शप्पे मारते हुए बैठा हुआ था। ये जाके इससे टकराया तो ये भी बॉल आगे चलने लगा, ये भी बॉल आगे चलने लगा। ठीक है, अगर हमने बॉल 1 और बॉल 2 दोनों को एक सिस्टम मान लिया, भाई दोनों का एक फैमिली है, टोटल फैमिली 1+2, ठीक है जी मियाँ बीबी। तो दोनों के ऊपर, इस फैमिली के ऊपर बाहर से किसी ने फोर्स अप्लाई किया क्या? नहीं। पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई हुआ क्या? नहीं। हालांकि आप बोलोगे सर ये 1 ने जाके 2 को फोर्स दिया होगा ना। आप क्या बोलोगे कि सर ये 1 जो है पहला वाला बॉल, तो पहला बॉल जाके दूसरे बॉल से टकराया तो धक्का नहीं दिया, फोर्स नहीं दिया? फोर्स दिया, मान लिया, लेकिन वो 1 ने 2 को दिया या 2 ने 1 को दिया, ये उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल नहीं। बाहर से किसी ने दिया क्या? नहीं। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स की बात चल रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इसीलिए पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात समझ में आ गई सबके? एग्जाम्पल कि जब ये बॉल जाके टकराया दूसरे बॉल से, तो 1 और 2 में जो फोर्स एक्ट हुआ वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसके कारण मोमेंटम कांस्टेंट रहा, कंजर्व रहा, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले, इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या ये आसान है? इज इट सिंपल? समझ में आया? फटाफट लिख दो इस एग्जांपल को। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप चैट करके मुझसे पूछिए बेटे, बीच में आप डिस्टर्ब मत करिए। क्वेश्चन पूछने के लिए मैं टाइम वैसे एक्सप्लेन करने के बाद तो आपको मिलता ही है ना, तो बीच में डिस्टर्ब मत करिए कृपया। ये पूछ रहा है प्लीज एक्सप्लेन स्टेप फ्रॉम फर्स्ट, आई गेट डिस्कनेक्टेड। वैसे तो रिपीट तो कर दिया मैंने पूरा, ठीक है, वेरी सिंपल। क्लियर है ये? एडिशन ऑफ P1 एंड P2 will remain same। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एडिशन ऑफ P1 एंड P2 will remain same in both the side, only there will be difference between initial and final momentum sign। नहीं, ये वेक्टर एडिशन होता है। ये एग्जांपल लेने के बाद आपको पता चलेगा साइन में कैसे बदलता है, तो ये एग्जांपल से समझा दूंगा मैं। दूसरा एक नोट लिखना अनिवार्य है। Here there can be force between
बॉल 1 एंड बॉल 2। बॉल 1 और बॉल 2 के बीच में फोर्स भले ही हो सकता है, इट इज इंटरनल फोर्स, इट इज इंटरनल फोर्स। इनके बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, बट द नेट फोर्स ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स है एक्सटर्नली, बाहर से, इज 0। और इसीलिए तो पूरे पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमने कंजर्व ले लिया। ठीक है, देयर कैन बी फोर्स बिटवीन बॉल 1 एंड बॉल 2, इट इज इंटरनल फोर्स, वो इंटरनल फोर्स है, लेकिन एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा, वो 0 है, और इसीलिए मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो ये दोनों नोट्स अच्छे से लिख लो, इसको समझ लो अच्छे से, तब जाके ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। भले ही उनके वेलोसिटीज पहले बॉल का और दूसरे बॉल का बदल रहा है, लेकिन उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। दूसरा चीज,